तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर हम ह्यूमन में हेल्थ को और डिजीज किसे कहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। यहां पर इस चैप्टर की जो सॉल्व है, हम सबसे पहले कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज क्या है उसको देखेंगे, डिजीज के फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल, चाहे तो वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है ना, कोई माइक्रोब्स हो सकता है, उनकी वजह से होने वाली कुछ चंद बीमारियों को जिनको एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है उनको भी देखें। क्या है हेल्थ की डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखी है जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था, तो क्या था हेल्थ की डेफिनेशन क्या थी? हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट में कौन कौन आ गए हैं? फिजिकल है, मेंटल है और सोशल वेलबींग है ना। यही तो थी। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है बेटा? और मैंने बोला भी था डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म भी आपको याद रहनी चाहिए, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, बीमारियां जो है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट किस किस चीज से हो सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, वो भी आपकी अपनी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कुछ ऐसी डिजीज है जो हम किसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से ऑब्टेन करते हैं, और कुछ है जो लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमारा रहने का तरीका ये डिसाइड करेगा कि हम हेल्दी हैं या नहीं है। नहीं, तो आपके पास में डिजीज के 3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आ गए। कौन कौन से? एक तो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले। दूसरा इन्फेक्शियस, कोई इन्फेक्शियस एजेंट ने हम पे इन्फेक्शन करा, इस वजह से कोई बीमारी हुई। और तीसरा लाइफस्टाइल डिजीज जो हमारे रहने का तरीका है। मान लीजिए कोई हमेशा बैठा ही रहता है, उसका काम ही ऐसा है कि उसे बैठा रहना पड़ रहा है, तो उसका जो पेट है मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी। उसको कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्या, हार्ट को लेकर बीमारी है ना। कोई पानी कम पी रहा है तो उसको किडनी में स्टोन, ऐसी समस्याएं। तो वो कौन सी समस्या है? लाइफस्टाइल डिजीज। ये आजकल की जो फीमेल गर्ल खास करके आफ्टर छुट्टी फ्रॉम स्कूल अशोक भैया की पानीपुरी वाले के पास मिलेंगे नहीं, तो वो बड़ा हेल्दी फूड है। आपने यदि डेली इन चीजों को कंज्यूम करना शुरू किया, है ना, मोमोज खा रहे हैं बच्चे, है ना, ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं बच्चे, बाहर की चीजें जो हमें डेली कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अभी अंकल चिप्स, पैक्ड फूड मटेरियल, नहीं, ये सब हमें यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हमें लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वर्तमान समय में एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि हमें इन्फेक्शियस और जेनेटिक डिसऑर्डर की बजाय लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो ज्यादा है। आप देख लो, कॉमन मेंबर मिल जाएंगे आपको जिनको हार्ट को लेकर समस्या है, जिनको वर्टिब्रल कोलम से साइटिका प्रॉब्लम है। साइटिका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या? नहीं। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज है क्या? नहीं। लेकिन एक्सरसाइज डेली रूटीन में करना चाहिए, लेकिन नहीं करा जा रहा है, इस वजह से बीमारी हो रही है। तो कौन सी डिजीज हो गई है? लाइफस्टाइल डिजीज। तो यहां पर आप देखिए, फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीजें यदि सब तरीके से फिट है तो हम कहेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है ना। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये देखो भाई साहब, ये बिल्कुल आप जैसा ही है। इधर पास में ये बर्गर पड़ा है और पता नहीं क्या है, और पता नहीं किससे बात कर रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, रिमोट तो पड़ा है लेकिन ओके। माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाय हेल्थ। हमारा जो ब्रेन है वही हेल्दी होने का कारण है। यदि आप ब्रेन को हेल्दी रखोगे तो आप हेल्दी रहोगे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपका ब्रेन हेल्दी होना चाहिए। आपकी बॉडी में हेल्थ को जो कंट्रोल करता है या हेल्थ को रखता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ब्रेन है। वो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो न्यूरल सिस्टम के द्वारा या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस करेगा, और इस वजह से हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है। यदि अब देखो डिजीज की डेफिनेशन, बीमारी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? किसे कहोगे आपकी ये हेल्थ नहीं है, ये डिजीज है?
कि जब आपकी बॉडी की कोई फंक्शनिंग है, चाहे तो वो ऑर्गन की हो या ऑर्गन सिस्टम की हो आपके शरीर में, वो एडवर्सली इफेक्ट हुई है, मतलब बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, तो इसी को हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, यदि आपकी बॉडी में या तो कोई ऑर्गन समझ लीजिए या ऑर्गन सिस्टम, उस पर एडवर्स इफेक्ट हुआ है, मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ा है, तो उसे आप क्या कह दोगे कि डिजीज है सर, बीमारी है सर, है ना। तो बीमारी की परिभाषा ये हो गई। अब तो दिया है, अब एक फोटो दिया है, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हैप्पी लाइफ, है ना। यदि आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, तो आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। यस और नो। हालांकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहने चाहिए, इसी को हम जीवन कहते हैं। यदि ये उतार चढ़ाव नहीं है, और मान लीजिए गोपीचंद आपकी ये जो लाइन है वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ना होकर ऐसी सीधी हो, इसका मतलब गोपीचंद गोपीचंद नहीं है, हम ये कहेंगे गोपीचंद अच्छा लड़का था। इसका मतलब आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहने चाहिए, है ना। इसी को जिंदगी कहते हैं कि कभी चढ़ाव है तो कभी उतार है। यदि लाइन सीधी है तो फिर आप नहीं है ऐसा ही कहा जाएगा, है ना। तो हेल्दी बनने का प्रयास करें हमेशा। बीमारियां दो तरह की होती है। बीमारियां कितने तरह की हैं? दो तरह की। कौन कौन सी? इन्फेक्शियस और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस। दोनों में फर्क क्या है? देखो, एक ऐसी बीमारी जो आप किसी पर्सन के पास में बैठे हो और आपको होने के चांसेस है, आपको हो जाएगी, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं इन्फेक्शियस बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज। जबकि कुछ डिजीज ऐसी भी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होती है, ऐसी बीमारी को आप क्या कहोगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो देखो आप, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो पाए, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे जैसे आप कॉमन कोल्ड की बात करो, हाँ, जुकाम लग रखा है, जुकाम एक से दूसरे में हो सकता है। कोरोना एक पैंडेमिक था, है ना, पूरी दुनिया में बवाल मचाया उसने। कौन सी बीमारी थी वो? इन्फेक्शियस, है ना, जहां पर पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचा पा रहे हो, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जबकि दूसरी जो तरह की डिजीज है वो कौन सी है? नॉन इन्फेक्शियस, मतलब असंक्रमित बीमारियां। वो तो संक्रमित है, ये असंक्रमित है। असंक्रमित बीमारी कौन क्या होगी? डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक से दूसरे में ये नहीं फैलती है, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली सभी बीमारियां, तमाम तरह की बीमारियां, वो इन्फेक्शियस होगी, वो एक से दूसरे में फैलेगी। ठीक है, जबकि जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो एक से दूसरे में नहीं फैलती। अब देखो, इसी वजह से इसे रोकने के लिए उन्होंने मास्क दिया कर रखा है ना। डॉक्टर है, यदि पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, देन उन्होंने मास्क लगा रखा है ताकि इस पेशेंट से इनको बीमारी ना फैले। लेकिन इनसे यदि कोई कैंडिडेट लगातार इन सब चीजों का कंजप्शन करता है तो आपको उसका इन्फेक्शन नहीं होगा, बशर्ते आप उसके आदत में न ढलो, है ना। अदरवाइज किसी ने चिप्स खाई और दूसरा भी इंस्पायर हो गया, ले मन्ने भी दे थोड़ी, नहीं, तो फिर आप में भी होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो भाई साहब, ये ओबेसिटी है, ओडेमा कहते हैं इसको, बिना दर्द युक्त सूजन, है ना। सूजन बेटा, इन्फ्लेमेशन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं दर्द वाला, जब मान लीजिए कभी हनी बी ने बाइट किया तो आपको जहां पर बाइट किया वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन, वहां पर पेन भी है, जलन भी है। ये वाली जो मोटापा है, ये बिना दर्द वाला है ना, इसे ओडेमा कहते हैं। अब ऐसे देख लो, गोइटर डिजीज, राइट, गोइटर आयोडीन की कमी से हो रही है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज होनी चाहिए ना, और लाइफस्टाइल है तो ये नॉन इन्फेक्शियस होगी। तो क्या लिखते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। वो सभी ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन या रोग कारक। रोग कारक की डेफिनेशन पूछ ली जाए, पैथोजन की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो आप क्या लिखोगे?
द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पैथोजन। बीमारी करने वाले जो कारक होते हैं, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? पैथोजन। पैरासाइट्स आर पैथोजन एज दे हार्म द होस्ट। सभी तरह के पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। क्या होते हैं? परजीवी। सभी तरह के जो परजीवी हैं वो प्लस माइनस रिलेशनशिप वाले हैं। बोलो, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। होस्ट को होगा नुकसान, पैरासाइट को होगा फायदा। तो सभी तरह के जो पैरासाइट हैं वो होस्ट को बीमार ही तो करते हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस को डाउन करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो वो एक तरीके से जो पैथोजन ही होने चाहिए। जितने भी सारे पैरासाइट है वो होस्ट के लिए क्या होंगे? पैथोजन होंगे, रोग कारक होंगे। ठीक है, अब हमने डिजीज को जाना, हमने हेल्थ को जाना। अब कुछ थीसिस हैं जो इनिशियली लोगों ने बताई कि भाई साहब इनमें कोई चेंजेस होता है ना तो इसको हम डिजीज कहते हैं। यहां पर कुछ हाइपोथेसिस है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सबसे पहले अच्छा लिक्विड अंदर होना चाहिए, वो लेकर परिकल्पना। शुरुआत में हेल्थ को लेकर जो डेफिनेशन रही होगी वो क्या रही होगी? तो हिप्पोक्रेट्स, आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आप डॉक्टर बनोगे इन फ्यूचर तो आपको जब एमबीबीएस की डिग्री दी जाएगी, देन डिग्री देते समय आपसे एक ओथ लेते हैं, उसे हम हिप्पोक्रेट्स ओथ कहते हैं। इसका जिक्र 3 इडियट में भी है। देखिए क्या? 3 इडियट मूवी देखी है क्या? है ना? तो वहां पर वो उसको लेके जाना होता है फरहान के पापा को हॉस्पिटल में, नहीं, और वो एम्बुलेंस मिलती नहीं है उस समय, तो वो आमिर खान रेंचो प्रिया को बोलता है कि स्कूटी पे बिठा लेते हैं, नहीं, फिर वो बोलता है कि वो मना कर देती है तो वो नहीं बोलता है अरे तुम डॉक्टर लोग वो क्या खाते हो, हिपोक्रेट्स ओथ हैं। फिर बाद में वो बोलती है प्रिया, ये हिपोक्रेट की तो सलाह लगा दी डॉक्टरों की। तो हालांकि उन्होंने प्लूरल सही नहीं करा, डॉक्टरों नहीं होता है ना, डॉक्टर्स होता है, राइट, मिस्टेक थी उसमें। ओके, ये हिपोक्रेट्स ने, और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम भी इसी बात में मानते हैं। मतलब हो सकता है हिपोक्रेट्स जो है वो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम से इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ हेल्थ जो है, वो एक स्टेट है बॉडी की या फिर और माइंड की, जहां पर बैलेंस्ड तरह का ह्यूमर्स होते हैं। ह्यूमर्स का मतलब समझ लीजिए कोई लिक्विड, है ना? वो लिक्विड जो है वो एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? हिपोक्रेट्स ने, जो कि इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई हेल्दी है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर? हमारे अंदर पाए जाने वाले ह्यूमर्स पे। और जो ह्यूमर्स हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए, है ना? एक बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए, जिसे हम, मैं लिख देता हूं, जैसे वात पित्त कफ, है ना? ये 3 चीजें थी ऐसी जिनका बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। हमारे पास 3 तरह के ह्यूमर्स होते हैं, है ना? एक एयर को, एक बाइल को, एक कफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ह्यूमर्स का अमाउंट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट में उनका रेशियो होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में। इसमें यदि ऊपर नीचे गड़बड़ होती है, मतलब मान लीजिए किसी में बाइल का सिक्रेशन ज्यादा हो गया, तो फिर वो हेल्दी नहीं है। यदि ये रेशियो गड़बड़ होता है तो हेल्थ अफेक्ट होती है। ऐसा किसने माना? हिपोक्रेट्स ने। ठीक है, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी यही कहता है। क्या कहा उन्होंने? एक इंसान ऐसा जिसके पास ब्लैक बाइल की अमाउंट ज्यादा है, वो हॉट पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा और हो सकता है कि उसको फीवर हो। मतलब मैंने कहा ना, कफ, बाइल, इनका जो रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए। यदि किसी में ब्लैक बाइल की अमाउंट बढ़ी, क्या बोला? यदि किसी में ब्लैक बाइल का अमाउंट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बाकी रेशियो भी गड़बड़ हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है। एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दूसरों की फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो यदि ब्लैक बाइल की अमाउंट बढ़ती है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, उस कैंडिडेट का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा होगा, और हम कहेंगे कि उसको बुखार है। ठीक है,
ऐसा उन्होंने हाइपोथेटिकली बता दिया, परिकल्पना कर दी। लेकिन विलियम हार्वे ने उनकी बात को नकार दिया। उन्हें कहा यह आदमी झूठ बोल रहा है, ये बेवकूफ बना रिया है, ये रॉन्ग नंबर है। क्या बोला? ये रॉन्ग नंबर है। उन्होंने थर्मोमीटर ले लिया हाथ में और चेक कर लिया, ब्लैक बाइल जो है वो अमाउंट ज्यादा है, फिर भी उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये जो थ्योरी है वो सही नहीं है। क्या बोला, क्या देखा उन्होंने कहा विलियम हार्वे disapproved this hypothesis. He discovered blood circulation and demonstrated normal body temperature in a person with black bile using thermometer. थर्मोमीटर का यूज किया, उनको जिसको बीमार बताया किसने? हिपोक्रेट्स ने, कि साहब इसको फीवर होना चाहिए, इसमें ब्लैक बाइल की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। उसी पर्सन को बोले तो इधर आ भाई साहब, खड़ा हो, टेम्परेचर चेक करने देते। थर्मोमीटर लगाया, टेम्परेचर चेक किया, ये बोला इसका तो नॉर्मल टेम्परेचर है भाई साहब, है ना, कहाँ है, फीवर है तो नहीं इसको। इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है ना ये हिपोक्रेट्स, वो बिल्कुल सही नहीं बोल रहा है ना, ये थ्योरी सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो ब्लड है, ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है, फेल्गम है, कफ है, इन सब चीज़ों का एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। ये 4 तरह के ह्यूमर्स हमारे पास होने चाहिए, ऐसा हिपोक्रेट्स ने कहा। और विलियम हार्वे साहब को ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने बोला ये हिपोक्रेट्स सही नहीं बोल रहा। नहीं, अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस में दी हुई कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जो हमें एक से दूसरे में फैल सकती है। चैप्टर के अगले पड़ाव में हम एंटर करते हैं। मैंने कहा था इनिशियली हम सिर्फ हेल्थ को लेकर बात करेंगे, इसके बाद में हम कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बीमारियां हैं जो हमें होती है, ऐसी बहुत कॉमन बीमारियां जिनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं या हम इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ऐसी बीमारियों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर देता हूँ जहाँ हम कुछ बीमारियों को लेकर डिस्कस कर रहे होंगे। कॉमन डिजीज जो है उनका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन हो सकता है? मे बी बैक्टीरिया। आप जो इन्फेक्शियस डिजीज है जिनके बारे में पढ़ोगे वो बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, वो वायरल डिजीज हो सकती है, वो फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे और है तो प्रोटोजोवन डिजीज हो सकती है, प्रोटोजोवन, इनसे होने वाली कोई बीमारियां हो सकती है। वर्म से होने वाली बीमारियां हो सकती है ना, जैसे एस्केरियोसिस है, ये राउंड वर्म है, फाइलेरियोसिस है ना, इनकी वजह से होने वाली बीमारियां एलिफेंटियासिस है, एस्केरियोसिस है। प्रोटोजोवन से आप देखोगे मलेरिया है, अमीबोइसिस है। फंगल से रिंग वर्म है। यहाँ पर हम देखेंगे वायरल इन्फेक्शन में न्यूमोकोकस से होने वाला न्यूमोनिया। यहाँ पर हम बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड और वायरल इन्फेक्शन में हम बात कर रहे होंगे एक तो एड्स की और दूसरा है राइनो वायरस से होने वाला इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड। और यहाँ बैक्टीरियल डिजीज में हम न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, और टाइफॉइड, ये बीमारियां हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जो सामान्य फॉर्म में पाई जाती है और एक से दूसरे में फैल सकती है ना। तो हम चैप्टर के इनिशियल जो टाइप्स ऑफ डिजीज हम देख रहे हैं वहां पर सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज को देख रहे हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम कैंसर की बात कर रहे होंगे, वो नॉन इन्फेक्शियस है ना। लाइफस्टाइल डिजीज की भी बात करेंगे। अभी वर्तमान समय में लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आप यदि इसको मेजरली डिवाइड करो कि डिजीज कितने तरह की है, डिजीज कितने तरह की है बताओ देखें। कॉमन जो डिजीज है वो हमारे पास 3 तरह की है अभी। कौन कौन सी? एक तो है पैथोजन से होने वाली बीमारियां, है ना, पैथोजेनिक। इससे भी पहले आपने पेरेंटल डिजीज की बात करी थी, इनहेरिटेबल, इनहेरिटेड डिजीज। इनहेरिटेड को भी आपने जेनेटिक डिसऑर्डर कहा था क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर एक बीमारी है बेटा, है ना। दूसरा, दूसरा किस वजह से? थ्रू इन्फेक्शन। आप में दूसरा एक तरीका सॉर्ट्स ऑफ डिजीज क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से आप बीमार हो सकते हो।
आप कौन कौन से तरीके से बीमार हो सकते हो? एक तो आपने पापा से, मम्मी से बीमारी ले ली, है ना? मम्मी पापा से सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिलता बेटा, यदि बीमार है तो बीमारी भी मिलती है, ठीक है? फिर थ्रू इन्फेक्शन आप बीमार हो सकते हो। आप यदि अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं हो, हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं हो, तब भी आप बीमार हो सकते हो। और तीसरा आपके पास सोर्स ऑफ डिजीज क्या है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल कर भी बीमार हो सकते हो, तो उसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कहेंगे। मैंने कहा एक विडंबना है कि इन दोनों बीमारियों से हम बच रहे हैं, है ना? हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा और जेनेटिक डिसऑर्डर को हटाने का पूरा प्रयास किया। हम करेक्शन कर लेते हैं भाई साहब, किसी जीन में यदि गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को हम हटा लेते हैं, उसको रिसॉल्व कर लेते हैं और हम हेल्दी जीन दे देते हैं। हम इनसे बच लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, ले लिया हमने, पैथोजन को मार दिया हम, तो हम इनसे भी बच लेते हैं और इनसे हम नहीं बच पाते। यहां पर एक चीज मैं अक्सर कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि हर कैंडिडेट, हर ह्यूमन जब कोई भी चीज खरीद रहा होता है, कपड़े को ले लो आप, पहनने के लिए कपड़े खरीद रहा है, तो एक अच्छे ब्रांड के कपड़े वो खरीद लेगा, नहीं? चश्मा तो गुची का होना चाहिए, राइट? शूज रिबॉक के होने चाहिए, वॉच टाइटन की होनी चाहिए। तो ये क्या है, यहां पर ब्रांडिंग देखते हैं। और खाने के लिए अशोक भैया वाली पानी पूरी होनी चाहिए, वहां पर ब्रांडिंग नहीं ढूंढी जाती, कुछ भी अपनी बॉडी को दे दिया। जबकि वास्तविकता इंटरनल हेल्थ भी होना ज्यादा जरूरी है। आप हेल्दी दिखो, इससे अच्छा हेल्दी होना चाहिए। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो ना। ओके, तो लाइफस्टाइल को अच्छा बनाओ और हेल्दी रहो, ऐसा होना चाहिए। अब कुछ इन्फेक्शियस जो डिजीज है कॉमन, उनमें सबसे पहला जो बीमारी आ रही है दैट इज टाइफॉइड। अब देखो, इन बीमारियों में आपको क्या करना है, कॉजिंग फैक्टर यदि है, कॉजिंग फैक्टर का नाम याद रखना है, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या है, डिजीज के सिम्टम्स क्या है, और यदि डिजीज हो गई है उसको कंफर्म कैसे करा जाए, तो उसका टेस्ट यदि कोई है तो वो याद रखना है। टेस्ट आपके पास दो ही डिजीज हैं जिनके टेस्ट दिए हुए हैं, एक तो एड्स का टेस्ट दिया हुआ है, एक टाइफॉइड का दिया हुआ है। विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए है और एलिसा जो है वो एड्स के लिए, इसके अलावा कोई टेस्ट दिया हुआ नहीं है। तो नीट लेवल की कोई प्रिपरेशन भी यदि कर रहा है ना, तो वहां पर भी टेस्ट कितने कंफर्म होंगे, सिर्फ दो ही होंगे, ठीक है? ओके, बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले डिजीज है टाइफॉइड। कौन सा दिखेगा, रेड दिख जाएगा क्या? ब्लैक ले लेते हैं। टाइफॉइड बीमारी, पैथोजन कौन है, साल्मोनेला टाइफी। ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में पीबीआर 322 की स्ट्रक्चर में मैंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताया था, है ना? और मैंने कहा था कि ये साल याद आ रहा है क्या? तो साल कहां से आया था, साल्मोनेला टाइफी से आया था बेटा, है ना? तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने ऑब्टेन किया। तो मान लीजिए एक पैथोजन है, उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलेगा ये, तो इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां पर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, ठीक है? और यहां से फिर वो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से बाकी ऑर्गन्स में, ठीक है? इसलिए अच्छा खाना खाओ बेटा, है ना? ढका ढका हुआ खाना खाओ। लक्षण क्या है बीमारी के, सस्टेन हाई फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेन हाई फीवर मतलब तेज बुखार होगा और लंबे ड्यूरेशन तक होगा, बुखार टूटेगा नहीं, हम कहते हैं अटूट बुखार है ना? टूट ही नहीं रहा भाई साहब। तो टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कमजोरी आ रही है ना? पेट दर्द कर रहा है, कब्जी की शिकायत हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है ना? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंत में छेद हो रहे हैं, बेचैनी सी फील हो रही है, और सीवियर केस में भाई साहब बीमारी तक हो सकती है। इन्हीं सिम्टम्स को यदि आप देखना चाहें डायग्राम से, देन देख सकते हैं। देखो, स्वेटिंग, पसीना हो रहा है भाई साहब, वाइब्रेशन, सिवरिंग हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है ना? अच्छा नहीं, भूख नहीं लग रही है भाई साहब, कमजोरी सी फील कर रही है, ऐसे वाला है ये, है ना? सही तरीके से फोटोग्राफ नहीं दिख रहा हो, देन द कंडीशन वाज लाइक दैट। हेलुसिनेशन, कल्पनाओं में जीना, काल्पनिक चीजें, नहीं क्या, ओ ओ गुण है, लाइक दैट। आप अकेला ही बातें कर रहा है बीमारी में,
और इरिटेबिलिटी, नहीं होता ऐसे, कोई बोला हुआ ही अच्छा नहीं लगता, ये क्यों ही आके इधर सिर पे ही बोल रहे हैं सारे। अक्सर भाभी ये बात बोलती है घर पे, मर जाओ कोनी सगला कटे आगादार। यस और नो? बोल दे, अब यहाँ पे कोई वापस तेरी भाभी को बोलने वाला नहीं है बेटा कि मीनाक्षी ने ये बोला था क्लास में, ठीक नहीं? ओके, तो कैसे फैलेगा ये? कंटामिनेटेड फूड और एयर से। मान लीजिए ये कोई कैंडिडेट है जिसको हो रखा है क्या, टाइफाइड। इस कैंडिडेट ने के गॉल ब्लेडर, इसकी इंटेस्टाइन, इनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहां से ये फीकल मैटर के द्वारा आ गया कहां पर, स्टूल में, वेस्ट में। अब उसका डिपोजिशन प्रॉपर नहीं हो रहा, देन ये कैरी होगा किसी और वेक्टर के थ्रू, चला जाएगा किसी दूसरे ह्यूमन में, है ना? या फिर इसने कफिंग करा है तो ऑरल रूट से भी जा सकता है। देन दो रूट है इसके, फीको ओरल रूट। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले वाली बातें याद करो। आजकल तो 12,000 का बना रखा है गवर्नमेंट ने, जहां सोच वहां शौचालय। नहीं, मोदी जी ने काफी अच्छा कर दिया, टाइफाइड से बचा लिया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी में जाके होके आते थे, हैं? मान लीजिए कोई टाइफाइड का डिजीज कैंडिडेट पर्सन है जिसको टाइफाइड हो रखा है और वो फ्रेश होके आया है। अब वहां पर मक्खियां भिन भिना रही थी, स्टूल पे बैठी, कोई मक्खी उड़ते उड़ते वापस से पीठ पे आके बैठ गई, या उस डब्बे के साथ ही आ गई घर पे, हैं? और वहीं अपना अंकित खाना खा रहा था, हैं? सुबह सुबह खेत में जाना था, राबड़ी खा के जा रहा है बेचारा, और मक्खी आके लोट पलोट करके चले गई राबड़ी। अंकित उसको मतलब राबड़ी को गिराएगा थोड़ी भाई साहब, मक्खी को साइड में करेगा और राबड़ी पी जाएगा। ये सुनो, बोलो ना। अब वो पैथोजन साल्मोनेला टाइफी जो स्टूल में था किसी और के, आज वो अंकित के पास है, एंड अंकित इज बिकमिंग वेरी हैप्पी। आफ्टर 2 to 3 days अंकित भी ट्रांसमिट करेगा बीमारी को, क्योंकि वो भी बीमार होगा और वो पैथोजन को एक से दूसरी जगह फैलाएगा। एवरी पैथोजन वांट टू स्प्रेड, हर पैथोजन फैलना चाहता है। उसका मकसद ये नहीं है सिर्फ एक को बीमार कर दो बात खत्म, एक को बीमार करो उसके बाद दूसरे को बीमार करो, फैलना है, इसी वजह से सिम्टम्स दे रहे हैं, है ना? तो यहां पर टाइफाइड को लेकर ये सिम्टम्स थे। अब देखो कैसे कंफर्म करोगे, विडाल टेस्ट। मैंने कहा था टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसका टेस्ट हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और कौन है, एड्स का टेस्ट लिखा हुआ है एलिसा। तो विडाल टेस्ट से कंफर्म करा जा सकता है कि हाँ इसको बीमारी है, ठीक है? वो विडाल टेस्ट कैसे करते हैं वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्लासिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में एक, है ना? हमारी एनसीईआरटी में क्लासिकल एग्जांपल दिया हुआ है टाइफाइड मैरी का, मैरी मेलन। किसकी मेलन? अरे तू रख भाई, तेरी रख ठीक है। ये पेशे से कुक थी, कुक मतलब समझते हैं, आया घर घर जाके खाना बनाना, वेस्टर्न कल्चर की है। तो ये पेशे से क्या थी, कुक, घर घर जाके खाना बनाती थी। इसको टाइफाइड था, ठीक है? ये खाना बनाती तो भाई साहब वेस्टर्न कल्चर में महिलाओं के तो वैसे भी नेल्स बड़े होते हैं ना, नाखून बड़े रखती है यार फीमेल, हम अक्सर बोलते हैं कि नाखून बड़े मत रखा करो, लेकिन फिर भी रखते ही हैं। फिर अपने यहाँ पे जो क्लीनिंग प्रोसेस है ना, दैट इज वाटर क्लीनिंग, पानी से सफाई होती है। वेस्टर्न कल्चर में पेपर क्लीनिंग होता है बेटा, तो इतना हाइजीनिक नहीं है, इतना सही क्लीनिंग नहीं होता है। वास्तविक देखा जाए, वास्तविकता ये है कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है। तो कुछ चीजें जैसे अटकी भी रह गई, पेपर से ही साफ किया था तो नाखूनों में फंसा हुआ रहेगा। ऐसी आया राधे के घर पे जाके खाना बना रही है भाई साहब, हैं? आटे में बैक्टीरिया और डाल दिए, बैक्टीरिया के साथ साथ न जाने क्या डाला, लेकिन बैक्टीरिया तो डाला नहीं। साल्मोनेला टाइफी हैज एडेड इन द आटा, है? आलू काट रही है, आलू के साथ भी वही। और कौन सी ऐसी कैंडिडेट आती है जो हाइजेनिसिटी मेंटेन करेगी, भाई साहब मेरे जो बॉस हैं उनको एकदम हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, भी घाटी कर खानो अपन थोड़ी जाने वाने लगे। तो मेरी मेलन पैसे से आया थी, कुक थी,
डेजर्ट बड़ा अच्छा बनाती थी। डेजर्ट मतलब समझते हैं? आफ्टर मील लोग खाते हैं ना, खाना खाना कंप्लीट हो गया उसके बाद आइसक्रीम, हाँ, पेस्ट्री, केक, ये डेजर्ट में आते हैं। वो बड़ा अच्छा बनाती थी। उसमें तो घोल के चेक करना पड़ता है एकदम बढ़िया, तो नाखून नाखून से बड़ा मिक्स भी हो जाता है अच्छा वाला। ऐसे में इसने कई सालों तक टाइफाइड परोसा। एक जगह खाना बनाया, वहां से दूसरी जगह गई, वहां खाना बनाया, तो घर घर जाकर टाइफाइड बांटा लोगों में। टाइफाइड बांटने का पैसा भी लिया उसने। इस बात को लेकर केस भी हुआ इन पे। इनका रोजगार छीना गया, है ना। वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि अब से आप कुकिंग वर्क नहीं करोगे। तो क्या है, मैरी मेलन, निकनेम क्या है, टाइफाइड मैरी। उनको क्या बोला गया, टाइफाइड मैरी। पैसे से क्या थी, प्रोफेशनल कुक थी। सी वॉज टाइफाइड कैरियर, टाइफाइड की कैरियर थी। who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। जो खाना वो बनाती थी उससे उन्होंने कई सालों तक टाइफाइड फैलाया। ठीक है, लोगों को दिया भाई साहब। इसलिए एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि टाइफाइड मेरी है। और नाम क्या था, हाँ, तेरी मेलन। ठीक है बेटा। अगला बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज में नेक्स्ट डिजीज है निमोनिया। ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। यहां पर इंफेक्शन लंग्स तक पहुंचता है। इट इन्फेक्ट्स लंग्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक इंफेक्शन होता है। एल्वियोलाई जो है वो फुलफिल्ड हो जाती है किससे, फ्लूइड से। और ऐसे में रेस्पिरेटरी एरिया जो है वो कम हो जाता है। मान लीजिए यहां पर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं, ये ब्रोंकियल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल्स हैं। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स इस तरह से हैं। और मैं बता देता हूं इन पे एल्वियोलाई कुछ इस तरह से, ये एल्वियोलाई है। अब ये एल्वियोलाई किसी फ्लूइड से भर जाती है। किससे भर जाती है बेटा, फ्लूइड से, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। और फ्लूइड से भर जाने की वजह से इनका जो एरिया है, गैसेस एक्सचेंज एरिया, वो क्या हो जाएगा, कम। अब उतना गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा जितना पहले हो रहा। इतना इतना तो एल्वियोलाई भर ही गया है, यस और नो। तो इतना तो काम में नहीं आ रहा ना गैस एक्सचेंज के लिए। इससे ऊपर वाला ही काम में आ रहा है, खाली ये हिस्सा काम में आ रहा है, ये हिस्सा काम में आ रहा है। ऐसे में पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, सांस लेने से संबंधित बीमारी। इसलिए इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है और इनका इन्फेक्शन लंग्स तक फैलता है। जबकि कॉमन कोल्ड भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है, लेकिन वहां का इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं फैलता। वहां पर ब्रोंकियल्स तक या टर्मिनल ब्रोंकस तक ही रहता है, रेस्पिरेटरी पैसेज तक रहता है, लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता। लेकिन यहां पर लंग्स तक पहुंच जाता है, इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी। पैथोजन कौन है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये तो याद रह जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो नाम में न्यूमोनिया है, लेकिन देखो यहां पर लिखा है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कई स्टूडेंट इसको मान लेते हैं ये इन्फ्लुएंजा बीमारी कॉज करने के लिए पैथोजन है, जबकि वास्तविकता क्या है कि ये भी निमोनिया कॉज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया में से एक था, है ना, सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं ये, पैथोजन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, कैसे फैलेगा, देन इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, एरोसोल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसेगा ऐसे, तो ऐसे में क्या हुआ, उसने खांस दिया तो एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ गए। अब वो क्लाउड की फॉर्म में पड़े हैं। अब कोई हेल्दी पर्सन उस क्लाउड में से होके पास होता है ना, तो फिर वो पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे और वो भी इन्फेक्शियस हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, इस तरह से फैलते हैं। इसके अलावा प्रेम से, है ना, अब आपने भाई किया है, थारो चश्मो मारो चश्मो, कोई न्यारो न्यारो थोड़ी, ऐसे बोलते हैं ना भाई साहब। शूज शेयर करते हैं, कपड़े शेयर करते हैं, सन ग्लासेस शेयर करते हैं, ग्लासेस, यूटेंसिल, कुछ चीजें विद एन इन्फेक्टेड पर्सन।
इन्फेक्टेड पर्सन की जो चीजें हैं वो शेयर करने की वजह से ऐसा। शूज लेके आए, कहीं जाना है दूसरी जगह, मेरे को, तो मेरे को क्यों जाना है भाई, अपने बड़े वाले भाई को बोला, थारे हमारा कोई बांटोड़ा थोड़ा ही है, नहीं तेरे और मेरे कोई बांटे हुए थोड़े ही है, अपना तो एक ही है, खा ले बेटा खा ले। अभी मेरी मेलन का एग्जाम्पल दिया, पता है क्या क्या फंसा होता है यहाँ पे, और तू एकदम काफी देर से उसको प्रयास कर रही है खाने का, नहीं देख कहीं पीला पीला तो नहीं दिख रहा, साफ हो गया, इतनी देर से कर रही है तो साफ तो हो गई। ओके, तो इन्फेक्टेड पर्सन्स की जो चीजें हैं, यूटेंसिल्स है, वो यूज करने से या शेयर करने से ये फैल जाती है। अब देखो यहाँ पर न्यूमेनोकोकस बैक्टीरिया के फोटोज दिए हुए हैं, न्यूमेनोकोकस निमोनिका। कोकस बैक्टीरिया शेप में कैसे होने चाहिए, गोल आकार के, देख रहे हो आप, ये राउंड शेप बैक्टीरिया है इस तरह से। और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पेशलिटी क्या थी कि वो लाइन बनाते थे, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे है ना, एक तो था मोनोकोकस, एक था डिप्लोकोकस, एक था स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में सेवरल बैक्टीरिया मेक्स अ चेन अरेंजमेंट, इस तरह के अरेंजमेंट को हमने कहा था स्ट्रेप्टो, यस और नो, देन ये स्ट्रेप्टोकोकस का डायग्राम है। ऐसे ही हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, ये कैसे शेप के, बैसिलस शेप के हैं, रोड शेप के बैक्टीरिया। ये दोनों ही तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बीमारी करते हैं, निमोनिया, और ऐसे में ये जो छींक रहा है उसे इन्फेक्शन हो रहा है। अब यहां पर स्नीजिंग को लेकर भी मैनर्स होते हैं। एक तो छींकते हैं पापा, पापा छींकते हैं तो पड़ोस वाली आंटी तक को पता चलता है कि फलाना जी का पापा छींका है। अच्छा, पड़ोसी को भी पता चलता है कि फलाने इंसान ने छींका है, ऐसे हाची हो, ऐसे ऐसे नहीं करते क्या, पापा हमेशा ऐसे छींकते हैं। और फिर मम्मी चिल्लाती भी है, एक कहीं है इनका, छींकने का मैनर्स ही नहीं है। छींकने को लेकर गर्ल्स थोड़ी मैनर्स वाली होती है, जिसमें मानना पड़ेगा गर्ल आर मैनर्सफुल कैंडिडेट टू स्नीज। उनके पास हैंकी होता है बेटा छींकने के लिए, नहीं, और वो ऐसे, मेरे पास भी है, ऐसे हैंकी निकालेगी, छींक आने वाली है, देखना। मतलब ऐसे छींका कि खुद को भी पता नहीं चला कि मैं छींका। ऐसे भी नहीं छींकना होता है। Whenever you want to sneeze, you sneeze on shoulder. जब भी आपको छींकना हो, कहां पे छींको, शोल्डर्स पे। ये सबसे खुला एरिया होता है जहां पर लाइट है, एयर है, वो सबसे ज्यादा होती है, और ऐसे में जो पैथोजन होगा वो मर जाएगा। अदरवाइज आपने तो जब हैंकी में छींका, स्नीज किया, तो क्या है, वो पैथोजन हैंकी में पड़ा है, एन एरोबिक मीडियम दे दिया पैथोजन को, और वही चाहिए था उसको, वो वहां पे और मल्टीप्लाई होंगे, और वेन एवर यू विल रिपीट दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, दोबारा जब आप करोगे, देन गहरी सांस लोगे तो ऑलरेडी ऑल पैथोजन आपकी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं करना है, कहीं तो भाई साहब बॉयज हैंकी नहीं रखते हैं, है? हाथों में फिर ऐसे बड़े गंदे होते हैं, फिर वही हाथ दूसरे को मिला लेते हैं, और भाई और भाई के हाथ हाथ पूछ दिया या दूसरे की पीठ पे लगा दिया, कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं बॉयज छींकने को लेकर। ओके, तो यही बात बोली थी हमने, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ली। अब आते हैं सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो देखो आप, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, फीवर होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगी, कफ होगा, खांसी, हेडेक, सिर में दर्द, है ना, सीवियर केसेस में लिप और फिंगर्स जो के नाखून हैं, एक तो होठ और अंगुलियों पर जो नाखून हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है। इनको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसको निमोनिया है। सीवियर केसेस में आप एक्सरे भी करवाओगे, आपको देखो ये एरिया देख पा रहे हो आप, इतना सारा एरिया, ये काम में नहीं आ रहा लंग्स का,
मतलब एल्वियोलाई फ्लूइड फील्ड है, इस वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। अगली जो बीमारी है दैट इज वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल डिजीज में दो ही डिजीज दे रखी है, कौन कौन सी? एक तो टाइफॉइड और दूसरी निमोनिया। वायरल डिजीज में भी दो दे रखी है, कौन कौन सी? एक तो कॉमन कोल्ड और दूसरा HIV, एड्स। लेकिन एड्स को अलग से स्टडी किया गया है, अलग से पढ़ा गया है, तो वहां पर हम अलग से देखेंगे उसको। यहाँ पर सिर्फ HIV के सॉरी इसके कॉमन कोल्ड के बारे में बात करते हैं। यह इन्फेक्शन करता है नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट नॉट लंग्स। यही बात मैंने बोली थी, इसका इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंचता, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक तक है। इसका जो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है, मतलब ये रहता है 3 से 7 दिनों तक। 3 से 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है ना? तो आप चाहो तो इसका झाड़ा भी दे सकते हो बेटा, है ना? झाड़ा दे सकते, पानी मंत्र के दे सकते हो। क्यों? आपको पता है कॉमन कोल्ड 7 दिनों से ज्यादा आपके पास नहीं रोक सकता। तो आपको ऐसा कोई भी लगता है कि भाई साहब इसको कॉमन कोल्ड रखा है, जुकाम हो रखा है, तो उसको बोलो आप लाओ थाड़ा झाड़ो दे दो, फर्क पड़ जाए थारे। 5 दिन हम बीमारी गायब नहीं क्या? क्योंकि 2 दिन बाद तो वो आया था, 5 दिन में आप गायब कर दोगे। लाइन लग जाएगी भाई साहब, 10-10 रुपए इकट्ठे करके भी आप तो काफी कर सकते हो, नहीं? तो यहाँ पर आप देखोगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस है, लंग्स है। तो इनका जो इन्फेक्शन होता है वो आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही मानो कि यहीं तक इन्फेक्शन होता है ना? जब जुकाम हो रखा हुआ है तो हम कहेंगे गला जाम हो गया है ना? नेजल कॉन्गेशन हो रखा है, नाक जाम हो रखा है, नाक रुस गया है, सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये आप कह सकते हो। तो राइनो वायरस, इसका जो कॉजिंग पैथोजन है वो कौन है? राइनो वायरस है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? तो इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स है रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज। कहाँ से बनी ये ड्रॉपलेट्स? कैसे आई? छींकने से या खांसी करने से जो कफ जो एरोजोल्स की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स निकलती है वो आ जाएगी। थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, चाहे तो आप पेन है, बुक्स है, कप्स है ना, डोर नॉब्स है, दरवाजों की मुख्य है ना, और कंप्यूटर एसेसरीज है एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे पैथोजन हैं। आप छींकते टाइम यदि ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, टिके हुए हैं। आप ये जैसे बोतल है, आपको इन्फेक्शन हो रखा है, आपने हाथों पे छींका, छींक के आपने बोतल पे हाथ लगाया पानी पीने के लिए, तो बोतल पे पैथोजन चला गया। उसी बोतल को किसी और ने यूज किया तो उसके हाथों पे चला गया और उससे फिर उसकी बॉडी में जा सकता है। तो इस तरह से वो ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? नाक जाम है भाई साहब, नाक रुस गया है, ये वो एड आता है, नाक जाम है, नाक से पानी निकल रहा है, बुखार हो रहा है, सिर में दर्द है। अरे हाँ भाई हाँ, ऐसे नहीं बोलते वो। इस्तेमाल करें विक्स एक्शन 500। नहीं क्या? सॉर थ्रोट, सॉरे थ्रोट हो रहा है, होर्सनेस, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है वैसी आवाज, आप सुनो देखे, ऐसी आवाज आ रही होती है। जिसका नाक जाम है वो सही तरीके से बोल नहीं पाता है। बात समझ समझ रहे हो क्या? टायर्डनेस, थकान फील हो रही है एक्सेट्रा। ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होते हैं कहाँ पर? कॉमन कोल्ड में। देखो आप राइनो वायरस का डायग्राम दिया बेटा, है ना? ये ऐसे कर रहा है ये, फिर ये पड़ोसी को दे रहा है, ये एरोजोल ड्रॉपलेट्स हैं हवा में, हॉर्म। और फिर बीमारी कौन सा था यार? वो एक बीमारी, आप कहाँ कहाँ नहीं जाते, फिर यहाँ से यहाँ तक से वो एक एड आता है टीवी में। पहले वो बार्गेनिंग करवाती है, फिर ऑटो में बैठती है, फिर बाहर से लेकर घर तक का। नहीं दे रखा उसमें? कौन किसका एड है वो? पता नहीं का है? ओके, पता नहीं वाले एड में है। हाँ, डिटॉल, डिटॉल का है क्या? डिटॉल का तो नहीं होगा यार, चलो पता करेंगे। हापी हापी का तो नहीं है। नहीं, हापी का नहीं है, किसी और का ही है। ओके,
अब आ जाते हैं आप प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज। प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज में भी आपके पास दो तरह की डिजीज हैं, एक तो है मलेरिया और दूसरा है अमीबॉइसिस। ठीक है, मलेरिया को थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी ने मेंशन करा है, तो उसको हम देख लेते हैं अलग से। ठीक है, पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। जनरली एक बहुत सामान्य सवाल है, जब भी किसी से पूछे कि मलेरिया किस वजह से होता है, तो आंसर होता है मच्छर, है ना। हर कोई बच्चा आंसर क्या करता है? मच्छर। और मच्छर का नाम और बोलता है फीमेल एनोफिलीज मच्छर, है ना। और पूछा क्यों, बोला खून चूसने का काम महिलाओं का होता है ना, इसलिए फीमेल ही चूसती है सर खून। यस और नो? आपको कैसे एक्सपीरियंस है बे? नहीं, मेरे जैसा कैंडिडेट बोले कि भाई खून चूसने का काम महिलाओं का होता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन आप यदि बोल रहे हो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो आपने ये एक्सपीरियंस कहाँ ले लिया? एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन होती है ये मॉस्किटो, जो स्पीसीज है ना एनोफिलीज, ये प्योर वेजिटेरियन होती है। इनमें न्यूट्रिशन पर्पज से ब्लड सक नहीं करा जाता, एग को अच्छे टेम्परेचर की नीड होती है, इस वजह से वो ब्लड को सक करती है ह्यूमन से, बिकॉज ह्यूमन आर वार्म ब्लडेड, है ना, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है ब्लड का अपने यहाँ पे। तो क्या लिखते हैं? पैथोजन। यहाँ पर पैथोजन है बेटा प्लाज्मोडियम स्पीसीज। अब प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज इंडिया में नॉन है। कौन कौन सी हैं? एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, और प्लाज्मोडियम ओवेल है। ओवेल नहीं लिखा क्या? एक लिख दो आप, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी अपने इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, वो मोस्ट कॉमन है। सबसे ज्यादा सामान्य तरीके का जो मलेरिया हमें होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सबसे खतरनाक तरीके का मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉजेज मोस्ट सीरियस मलेरिया। सबसे ज्यादा सीरियस जो मलेरिया है, जिसे हम मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, वो कॉज करता है कौन? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो कैसे फैलता है? बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा बेटा, फीमेल है। एनोफिलीज मस्कीटो याद रहे ना रहे, लेकिन फीमेल याद रहना चाहिए, है ना, कि महिलाओं से होता है सर। सिम्टम्स क्या है? हीमोजोइन, एक टॉक्सिक रिलीज होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, इस वजह से हमें ठंडक फील होती है, हाई फीवर होता है, और थोड़ी देर बाद हम ठीक हो जाते हैं, है ना। और ये जो बात है ये चीज है वो हर 3 से 4 दिनों में रिपीट होती है ना। हर 3-4 दिनों में फिर से आपको ये कि ये सिम्टम्स, चिलनेस, हाई फीवर, स्वेटिंग एंड नॉर्मल, ये हर 3-4 दिनों के बाद रिपीट होती है। ऐसे में हम कह रहे हैं कि हाँ, इसको ये मलेरिया है। ये किस तरह से फैलता है, इसका पूरा लाइफ साइकिल बेटा दिया हुआ है। तो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, एक मंकीज भी होस्ट है, लेकिन उसका जिक्र एनसीईआरटी ने नहीं किया है, तो हम कहेंगे कि प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट होते हैं? 2। एक तो कौन है? 2 होस्ट में एक तो है ह्यूमन और दूसरा है फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। ठीक है, 2 इसके होस्ट होते हैं। अच्छा, एक और टर्म सीखो आप, जहां पर कोई पैरासाइट अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, वो उसका प्राइमरी होस्ट होता है। और जहां पर कोई पैरासाइट अपना असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, वो उसका सेकेंडरी होस्ट होता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वी यूज रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। हम रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। क्यों? कैसे? ह्यूमन में प्लाज्मोडियम अपना असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, जबकि हम ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट कंसीडर करते हैं। जबकि सेक्सुअल साइकिल वो कहां करता है? मस्कीटो में। रादर देन इट, हम उसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। क्या बोला मैंने? इन नॉर्मल कंडीशन किसी भी पैरासाइट के लिए यदि आप बात करोगे, तो आप कहोगे कि जहां पर पैरासाइट ने अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट किया, वो उसका प्राइमरी होस्ट है, और जहां पर उसने असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट किया, वो उसका सेकेंडरी होस्ट है। फिर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि ह्यूमन में
प्लाज्मोडियम अपना असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। तो अभी मेरे दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे कि सर ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट होना चाहिए और प्लाज्मोडियम में वो अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, तो आप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या कहोगे कि सर वो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होना चाहिए। लेकिन आप एक काम करो, बाकियों के लिए वही इंफॉर्मेशन रख लो और प्लाज्मोडियम के केस में उल्टा कर दो। वो क्यों होता है वो भी ये साइकिल देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना, कि शुरुआत कहाँ हो गई थी, सेक्सुअल साइकिल की इनिशिएशन, गैमेटोसाइट बनने की प्रोसीजर कहाँ शुरू हो गई थी, ह्यूमन में ही हो गई थी, इसलिए हम उसको कहते हैं कि भाई साहब वो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है। ठीक है क्या? तो आप ऐसा रख लो कि हम प्लाज्मोडियम के केस में रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है, बावजूद उसके वहां पर असेक्सुअल साइकिल चलता है। मस्क्यूटो सेकेंडरी होस्ट है, बावजूद उसके कि वहां पर सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई? ओके, तो किस तरह से फैलता है देखो, एक फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जब हमें बाइट करेगी, मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड ह्यूमन है जिसको मलेरिया हो रखा है, तो उसके ब्लड में पैथोजेंस होंगे। ठीक है, तो यहां से वो कहां पहुंच जाएंगे? मस्कीटो। मस्कीटो में उनका कुछ साइकिल चलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे और फिर ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसमें ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। ये प्रोसेस चलता है। तो आप इसको वन बाय वन अलग अलग देख लो। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जहां पर दोनों अलग अलग होस्ट की बात कर ली गई है, दोनों जगह दिखा दिया गया है। जब मस्कीटो होस्ट है, मस्कीटो में कौन सा चलना चाहिए बेटा? सेक्सुअल। ठीक है, कलर यूज करूं अलग या ये चल जाएगा? और ह्यूमन में कौन सा साइकिल चलेगा? कलर चेंज कर लेता हूं यार, ये ले लेते हैं, ये भी मिलता जुलता ही है, ये ले लूं क्या? ह्यूमन में कौन सा साइकिल चल रहा है? असेक्सुअल। फिर भी वो, यहाँ पे मैं असेक्सुअल लिख देता हूँ, फिर भी वो कौन सा होस्ट है? प्राइमरी। और ये कौन सा है? सेकेंडरी होस्ट। चलो देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, शुरू कहाँ से करें, है ना। यहां से शुरू कर देता हूं। मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, नाम क्या है? स्पोरोजोइट। ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, किसके? मस्कीटो के। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में एक इन्फेक्शियस स्टेज है जिसका नाम क्या है? स्पोरोजोइट। वो पाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है करीब 2000। अप्रोक्सीमेटली 2000 sporozoites are present in the salivary gland of female anopheles mosquito। समझ में आ गया क्या? करीब 2000 की संख्या में संक्रमित करने वाले स्पोरोजोइट फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, किसी ह्यूमन को, तो ये स्पोरोजोइट उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, कहां पर चले गए हैं? ब्लड में, किसी पर्सन के ब्लड में चले गए, इन ब्लड। ठीक है, पैरासाइट जो है वो रीच हो गए हैं कहां पर? ब्लड में, और ब्लड से विद इन 30 मिनट, क्या बोला? विद इन 30 मिनट ये पहुंच जाते हैं लीवर सेल। 30 मिनट के अंदर अंदर यह ब्लड से माइग्रेट कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं कहां पर? लीवर सेल। लीवर सेल में जाने की 3 वजह। लीवर सेल को ही उन्होंने टारगेट क्यों किया? क्योंकि लीवर में पहली बात तो फूड बड़ा है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम फूड को स्टोर करते हैं लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वहां पर फूड पड़ा है।
दूसरा, इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या इतनी कम है कि ये इन्फेक्शन करने के लिए काफी नहीं है। दूसरा, जैसे ही ये ब्लड में पहुंचाए गए हैं तो क्या हमारी जो सेल है डब्ल्यूबीसी वो उनका वेलकम करेगी? हाँ भाई साहब आओ। अच्छा, आपको मलेरिया कॉज करना है? ओके ओके, हाँ वो पहले बता रहे थे कि वो मलेरिया कॉज करने के लिए आएंगे, तो एक काम, हाँ तो कर लो। ऐसा वेलकम करेगी क्या? नहीं, उनको तो लगेगा भाई साहब ये फॉरेन सेल आ गई, वो तहस नहस तबाही मचाएगी, तो उनको पहुंचने ही नहीं देगी वो लीवर सेल तक। तो इस तरह से काम कर रही होगी हमारी डब्ल्यूबीसी। तो यहां पर जो 2000 थे वो लीवर तक पहुंचते पहुंचते तो शायद एक दो पहुंच पाएंगे, लेकिन आप यदि ऐसे जोन में हैं जहां पर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की तादाद ज्यादा है, तो आपको वो बाइट भी ज्यादा कर रही है, तो ऐसे में आपके पास ज्यादा स्पोरोजोइट्स यदि पहुंच रहे हो तो फिर आप में बीमार होने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज एक मस्कीटो के बाइट करने से आप इन्फेक्शन, आपको मलेरिया हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पहली बात तो ग्लाइकोजन था, दूसरा उनकी संख्या कम थी, है ना, तो उनको अपनी नंबर बढ़ानी थी, नंबर बढ़ानी थी। और तीसरा इंफॉर्मेशन, तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि यदि वो ब्लड में रहते हैं तो ब्लड में उनके उनके साथ लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी है, लेकिन लीवर सेल में डब्ल्यूबीसी नहीं है। तो यदि वो ह्यूमन सेल में चला जाता है तो फिर उसको बीमार होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होने का जो चांस है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो तीसरा जो कारण था, तो हम क्या लिखेंगे, टू सेव फ्रॉम डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी से सुरक्षा के लिए। तीन वो कारण थे जिस वजह से वो पहुंच जाता है विद इन 30 मिनट्स कहां पर, लीवर में। अब लीवर में जाकर वो क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लीवर सेल में वो अपनी संख्या बढ़ाता है, लीवर सेल को तोड़ता है, वहां से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर वो दूसरी लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है ना। एक लीवर सेल जिसमें प्लाज्मोडियम गया, उसने अपनी संख्या बढ़ाई, फिर इस सेल को तोड़ा और पड़ोसी लीवर सेल में इंफेक्शन किया। इस तरह से वो अपनी संख्या बढ़ाते रहता है। जब इनको लगता है कि हाँ अब हमारी संख्या अच्छी खासी हो गई है, तब फिर ये कुछ प्लाज्मोडियम को आरबीसी में भेजता है। कहां पर भेजता है? सबको नहीं, कुछ। आरबीसी के बाहर चलने वाला साइकिल कहलाता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और आरबीसी के अंदर चलने वाला साइकिल कहलाता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो अब वो दो जगह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देख रहे हो आप कितनी जगह, एक तो लीवर में तो बढ़ ही रहे थे, कुछ को उन्होंने कहां भेजा, आरबीसी में, और आरबीसी में भेजकर वहां पर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, बर्स्टिंग आरबीसी। अब आरबीसी टूट रही होगी, जब आरबीसी टूट रही होती है तो वो एक केमिकल रिलीज होता है वहां पर, नाम क्या है, हीमोजोइन। ये हीमोजोइन कॉज करता है फीवर को, और जो अनदर सिम्टम्स आते हैं, आपको चिलिंग फील होती है, ठंडक, सबसे पहले क्या होता है, चिल्स फील होता है, ठंडक। ठंडक की वजह, ठंडक फील क्यों हुआ, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को हाई लेवल पे सेट करता है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37। हाइपोथैलेमस उसको बढ़ाता है, बोलता है 37.5 करो, 38 डिग्री सेल्सियस अचीव करो आप। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर उस पैथोजन के लिए हार्मफुल है। प्लाज्मोडियम जितने भी सारे होंगे उनको मैं मार दूंगा एक साथ, ब्लड में जो होंगे, बशर्त है टेम्परेचर आप हाई कर लो। तो हाइपोथैलेमस सेटिंग जो पॉइंट है ना, वो 37 से उठाकर कहां पर ले देता है, 38 पे। नाउ द बॉडी वांट टू अचीव द 38 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए वो क्या होगा, वहां पर वाइब्रेशंस कॉज होता है, जिसको हम कहते हैं चिलिंग, ठंड। तो वाइब्रेशन से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से मस्कुलर जब फ्रिक्शन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई, और हम एक हायर टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं, है ना। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फीवर। क्या कह देते हैं, फीवर, कि हमें बुखार आता है। लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ा, वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर प्लाज्मोडियम के लिए अच्छा था कि बुरा, बुरा। ऑल द प्लाज्मोडियम विच वर प्रेजेंट इन द ब्लड एक साथ मार दिए जाते हैं। अब जब प्लाज्मोडियम मर गए तो हमें हमें लगा दैट वी आर रिलैक्स, देन हाइपोथैलेमस फिर से टेम्परेचर डालकर सेट कर देता है, कहां पर, 37 डिग्री सेल्सियस पे।
अब बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, पसीना जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो टेम्परेचर वापस से नॉर्मल एंड वी फील रिलैक्स। ठीक है, लेकिन ये सिम्टम्स हम में चलो पैदा तो हो गए, और ऐसे में उनकी संख्या बढ़ी, हमारे इम्यून सिस्टम को उन्होंने कमजोर किया, कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो सेल्स थी उनको मारा भी और हमें कमजोर कर दिया, और बोल के गए मैं दोबारा आएगा नहीं, मेरे और भी लोग हैं वो आएंगे बदला लेने, यस और नो, और वो फिर आएंगे। प्लाज्मोडियम साइकिल का एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, है ना, सेपरेट क्लास एक अलग से लूंगा जिसमें 1 घंटे में हम सिर्फ प्लाज्मोडियम देखेंगे। ठीक है, उसको हम अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में देख लेंगे उसको। अभी जितनी एनसीईआरटी की डिमांड है उतनी ही हम बात कर लेते हैं। इनके साथ साथ जैसे संख्या भी बढ़ गई, कमजोर भी कर दिया, अब प्लाज्मोडियम मैंने कहा ना, कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट में सिर्फ एक होस्ट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, वो क्या चाहता है कि वो दूसरे में भी फैले। इसके लिए वो क्या करता है, कुछ सेल्स गेमिटोसाइट्स में तब्दील होते हैं। गेमिटोसाइट्स किनको कहते हैं, गेमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, उनको कहा जाएगा गेमिटोसाइट्स। गेमिटोसाइट्स बनने लग जाते हैं। द गेमिटोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के गेमिटोसाइट्स होते हैं, माइक्रोगेमिटोसाइट्स एंड मैक्रोगेमिटोसाइट्स। माइक्रोगेमिटोसाइट्स मेल गेमीट बनाएगा, मैक्रोगेमिटोसाइट्स फीमेल गेमीट बनाएंगे। लेकिन वो गेमीट यहां नहीं बनेंगे, गेमीट तो कहां बनेंगे, मस्कीटो में, लेकिन गेमीट बनाने वाली सेल्स कहां बन गई है, ह्यूमन में। तो ह्यूमन में गेमिटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये गेमिटोसाइट बनने का जो प्रोसीजर होता है ना, वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, क्योंकि इस समय मस्क्यूटो के बाइट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आप देखोगे सुबह सुबह मच्छर ज्यादा काटती है, नहीं क्या, तो यहां सुबह सुबह बनाए जाते हैं। यदि मस्कीटो ने बाइट नहीं किया तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सभी गेमेटोसाइट जो ब्लड में बनते हैं वो मार दिए जाते हैं। लेकिन यदि लकीली ऐसा हुआ कि किसी मस्कीटो ने बाइट कर लिया, देन द गेमिटोसाइट विल रीच इन द ब्लड ऑफ, इन द माउथ ऑफ, क्या देते हैं, माउथ ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जब ब्लड को सक करती है तो गेमिटोसाइट फीमेल मस्कीटो के अंदर चला जाएगा, वहां से वो पहुंचता है कहां पर, गट में। कहां पर पहुंचता है, गट, गट मींस क्रॉप कह दो आप। वहां वो गेमीट बनाते हैं। ये जो गेमिटोसाइट्स थे, दीज गेमिटोसाइट विल प्रोड्यूस गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट बना देंगे। कहां पर बनाएंगे गैमीट, गट में, और गट में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ कहां है, मस्क्यूटो में ही हुआ ना। फर्टिलाइजेशन ही तो रिप्रेजेंट करता है, गैमीट फॉर्मेशन मेथड नहीं कहलाता, फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के गट में, वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने से क्या बन जाएगा, जाइगोट, एंड द जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू स्पोरोजोइट एंड विल कलेक्ट इन द सलाइवरी ग्लैंड। वापस से अब एक दूसरी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो तैयार है इन्फेक्शन को कोज करने के लिए। तो इस तरह से आप देखोगे ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, हालांकि मंकी की बात हमने नहीं करी, मंकी भी एक तरीके का होस्ट है, लेकिन वो स्टोरेज होस्ट है, वहां पर मलेरिया नहीं होता, वो स्टोर करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम को, इसीलिए हम कंप्लीटली कभी भी प्लाज्मोडियम को इरेडिकेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, आप ह्यूमन से हटाओगे तो मस्कीटो में है, मस्कीटो से हटाओगे तो ह्यूमन में है, दोनों से हटा दोगे तो मंकी के पास है, वहां से फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना, और वहां तो सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते। एक और प्रोटोजोन डिजीज है, दैट इज अमीबोइसिस, जो अमीबोइटिक डिजेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, क्या नाम है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, तो हाउस फ्लाइज, जो घर की घरेलू मक्खियां होती है, वो मैकेनिकल कैरियर होती है इनका, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को, कहां से, फीसिस से, मतलब पोटी से, वेस्ट से, स्टूल से, कहां तक, फूड और वाटर तक, और फूड और वाटर से इन्फेक्शन आगे फैलता है। सिम्टम्स, लक्षण क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है बेटा, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द है ना, क्रैम्प्स, मरोड़े आ रहे हैं पेट में, टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, मतलब जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट स्टूल जो है, उसमें ब्लड क्लॉट्स भी आने लग जाते हैं, हम कहते हैं पोटी में ब्लड आ रहा है ना,
तो ब्लड जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये खाने पे देखो, ये मक्खियां बिन बिन आ रही है बेटा, है ना, ऐसे में इसको क्रैम्प्स हो रहे हैं। ये पोस्चर भी समझ में आ रहे होंगे आपको शायद कि किस किस जगह के है, समझ रहे हो, पेट दुख रही हो बाबड़ो, ऐसे ऐसे कर रहा होगा ये, इसको कहते हैं क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, मम्मी पेट दुखे, तो अमीबॉइटिक डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आप हेलमिंथ, वर्म से होने वाली बीमारी, ठीक है। हेलमिंथ डिजीज, वर्म से होने वाली डिजीज में एस्केरियसिस, ये एक राउंड वर्म है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, उसकी वजह से है। तो पैथोजन का नाम क्या है, एस्केरिस, जो हमारे आंत के अंदर पैरासाइट है। आप देखिएगा यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगा, है ना, नूडल सर्जरी, उसमें वो नूडल्स नहीं थे कि उन्होंने तो मैगी पे बोला कि मैगी ऐसा फूड है जिस वजह से वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और देखो ना, मतलब इंटेस्टाइन से डायरेक्ट मैगी बाहर निकाली गई, राइट। तो वास्तविकता में वो मैगी नहीं था, वो क्या था, एस्केरिस, ठीक है। उसकी इंटेस्टाइनल, ओपन इंटेस्टाइनल सर्जरी करके दिखाया गया है, मैं, आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा वो वीडियो। तो नूडल्स की फॉर्म में अंदर कोई, मतलब यार आप मैगी खा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है सीधा ही निकल रहे हो उसको, हैं, और HCL कुछ भी नहीं कर रहा, बोला मैगी आया मैं कुछ नहीं करेगा, आई एम ऑन रेस्ट, दांत बोले नहीं मैगी को तो सीधा निकलना है, यार कुछ तो चबाते होंगे। या फिर स्टमक के बाद में वापस से इधर वो छलनी लगी हुई है एक छेद वाली, उधर से जैसे ही आगे जाता है वापस से सेवइयां बन जाती है, ऐसे थोड़ी होता है यार, है ना कुछ तो डाइजेशन हुआ है, पेस्ट भी बन गया है, HCL ने भी वर्क किया है, तो हो सकता है अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, आप ये कह सकते हो। और अब तो आटा आटा नूडल्स भी आ गए पतंजलि के, भाई आपको मैगी खाना है तो खा लो, नहीं लेकिन ऐसे बदनाम करोगे कि भाई साहब वापस से नूडल्स ही आ गए सीधे के सीधे, तो क्या फिर बच्चे ने सीधे नूडल्स निगले ही थे क्या, जो अंदर ही जाके पकी 2 मिनट में मैगी, हैं। HCL ने ही मदद करी थी मैगी पकाने में, बच्चा सीधी निकल गया था पहले ही, या आगे वो छलनी तो लगी हुई है, सिवैयां बन रही है, ये सुनो, तो ऐसा नहीं होता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, सॉइल से, वाटर से, वेजिटेबल्स, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सबसे, कंटामिनेटेड विद फैसिड्स कंटेनिंग एग और पैरासाइट्स, इनसे भी हो सकते हैं, ठीक है। लक्षण क्या क्या है, देखो ये है वो एस्केरिस, देखा है बेटा, राउंड वर्म होता है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, एनीमिया, ब्लड की कमी जैसे सिम्टम्स, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज रुक जाएगा, है ना। ऐसे में 4-5 दिन हो गए भाई साहब, है ना, 1 नंबर काम कर रहे हैं, सीधा तीसरा कर रहे हैं, 2 नंबर वाला भूल रहे हैं, है ना, छुट्टी पे है भाई साहब, ये वाली परिस्थितियां बन रही, तो फिर मरोड़े आएंगे। अगला है फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियसिस बीमारी है जो एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानी जाती है, और इसके लिए कॉजिंग जो पैथोजन है दैट इज फाइलेरियल वर्म, जिसे हम विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और विचेरेरिया मलाई, है ना, 2 स्पीसीज है जिसको एनसीईआरटी में मेंशन किया है, विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और विचेरेरिया मलाई। ये फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो के बाइट करने से होता है, इसका वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। सिम्टम्स क्या है, फाइलेरियल वर्म लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है, यूजुअली लोअर लिम्स में, नीचे वाले पैरों की जो हाइंड लिम्स हैं उनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स है वहां पर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये कॉज करता है, और इस वजह से जिस ऑर्गन में ये रह रहा है और कई सालों तक ये रहता है, तो इस वजह से वहां का जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखोगे लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन में भी डीफॉर्म, आप देखो एक पैर की जो साइज है वो नॉर्मल की बजाय कितनी एबनॉर्मल हो गई है ना, ये लिम्फ वेसल्स के अंदर जमा होते रह गए, इन्फेक्शन बढ़ता गया और सालों तक, क्रॉनिक है, एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है मतलब शुरुआत के सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे और धीरे धीरे अक्यूट, सॉरी, ये क्रॉनिक जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता रहता है, फाइलेरियल वर्म की वजह से रहता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आप फंगल इन्फेक्शन पे, फंगस से होने वाली बीमारियां, पैथोजन कौन है, इसके नाम एज इट इज दिए हुए हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, 3 जीनस दिए हुए हैं आपकी सिलेबस में, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। ये कहां पर ग्रो करना पसंद करते हैं,
ग्रोइंग में, बिटवीन टॉयज है, जहां पर पसीना होने के जो चांसेस है ना वो बढ़ते हैं, जैसे फिंगर्स के बीच की जो फोल्डिंग है ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? देन फॉर्म सॉइल, या फिर बाय यूजिंग टॉवेल्स है, कपड़े एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, कंगा यूज कर रहे हैं, है ना, एक्सेट्रा। इन हीट एंड मॉइस्चर जो है वो मदद करता है फंगस को ग्रो करवाने के लिए, है ना। फंगस वहां पर ग्रो करना पसंद करते हैं जहां पर नमी और गर्म दोनों जगह है, हीट मॉइस्चर नमी है ना, बालों में पसीना हो रहा है ना, पिट्स वाले रीजन है, आर्म पिट्स हैं, लेग पिट्स हैं, जेनाइटल पार्ट्स हैं, वहां पर मॉइस्चर है, तो वहां हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो अंगुलियों के बीच में यहाँ हो सकते हैं, कान की जो फोल्डिंग है वहां पर ऐसे डरावने सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं रिंग वर्म की वजह से। सिम्टम्स क्या है देखो, ड्राई स्केलिलेशन ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प एटसेट्रा, इंटेंस ईचिंग, बहुत तीक्ष्ण गंध, इतना तीक्ष्ण खुजली कि हम खून निकाल ले रहे हैं, इतना तीखी खुजली हो रही होती है, इंटेंस स्नीजिंग हम कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन बीमारियों से बचा कैसे जाए। बीमारियां जितनी थी सब हमने देख ली है, सिवाय एड्स के, एड्स को अलग से देखना है। सवाल यह है कि हम इन बीमारियों से कैसे बचें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज। प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आता है पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वयं नहाएं, साफ रहें, दूसरों को भी नहाने के लिए प्रेरित करें कि आप भी नहाया करो, वो है सार्वजनिक स्वच्छता। खुद साफ रहें और आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ रखें। तो सबसे पहले बात आ रही है पर्सनल हाइजीन की, कीप बॉडी क्लीन, साफ रखें, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी पिए, स्वच्छ खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, है ना। यहाँ पर सूखो कचरो, भीनो कचरो अलग अलग डालना है, कचरा डाल डाल भी देना है ना। यहाँ पर तो देखा मैंने पर्वत सर में ये बांटे में बैठा क्या, आ गली बुआर बाकी लुगाई अलग आई, वो दूसरे वाली गली को झाड़ू नहीं लगाएगी, और वो दूसरे वाली कभी कभी आती है, उसको बोलते भाई साहब ये कचरा ले जाओ, नहीं भाई साहब मैं नहीं ले जाएगी, वो दूसरी वाली है वो लेके जाएगी। ऐसा है क्या? हाँ, आई हैव नोटिस दैट थिंग्स। खुद साफ सफाई रखने के साथ साथ फिर दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप भी साफ रहें, तो वो आती है फिर पब्लिक हाइजीन में। व्यक्तिगत स्वच्छता के बाद में सार्वजनिक स्वच्छता, पब्लिक हाइजीन। देखो कैसे करोगे आप, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सेट्रा। जो भी वेस्ट आपके घर का बच रहा है उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अपने घर से निकल गया कचरा, बाद में पड़ोसी जाने, आपने पड़ोसी के घर के सामने डाल दिया, पड़ोसी ने वापस से साफ सफाई अपने घर की करी तो आपके घर के सामने डाल दिया, तो प्रॉपर डिस्पोजल हुआ क्या? कचरा तो वहीं आसपास ही घूम रहा है। तो इससे अच्छा क्या है, आप सही तरीके से उसको डिस्पोज करें। फिर पीरियोडिक क्लीनिंग, पीरियोडिकली साफ सफाई करते रहें और डिसइंफेक्शन करते रहें ऑफ वाटर रिजर्वियर का। जैसे घर घर का पानी का हौद है, उसको महीने में या 2 महीने में एक बार साफ कर ही लेना है। वाटर टैंक है, उसको महीने में एक बार साफ कर ही लेना है ना। पूल्स हैं, कैस पूल्स हैं, टैंक्स हैं, इन सबको साफ सफाई करते रहें। स्विमिंग पूल में जाते हैं भाई साहब, अभी तो नहीं, सर्दियों के दिनों में तो बहुत कम लोग जाते हैं, गर्मियों में स्विमिंग पूल जाना पसंद करते हैं। एक रिसर्च कि भाई साहब सुबह स्विमिंग पूल में जितना पानी डाला गया, शाम को उससे थोड़ा बढ़ा हुआ मिला। मेजर करा, सुबह 3 क्यूसेक डाला गया, शाम को 3.5 क्यूसेक निकला। हाउ द वाटर हैज इंक्रीज। तो पब्लिक हाइजीन है, कौन जाएगा बाहर? देखा है कभी स्विमिंग पूल में नहाते नहाते कोई कैंडिडेट बाहर वॉशरूम यूज करने गया ना? है अता पानी साथ है ओ पानी और पड़ो रही, कहीं तकलीफ है नहीं क्या? ऐसे आपको अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। आपको लगता है कि ये बीमार है तो उसको अवॉइड करना है। अवॉइड करना इन द सेंस ऐसे नहीं थारू कट्टी, है ना, मैं तेरे से बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि तू बीमार है। अवॉइड करना इन द सेंस उसको भी यही बात समझानी है, देख आप बीमार हो, देख आपको बीमारी मेरे से हो सकती है, इस तरह से बीमारी एक से दूसरे में फैलेगी, इसलिए हम थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। हम इमोशनली अलग नहीं हुए हैं, मेंटली अलग नहीं हुए हैं, फिजिकली हम अलग हो रहे हैं थोड़े से दिनों के लिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। नहीं, ऐसा ऐसे नहीं होता है। देयर बिलोंगिंग्स, और उससे
साथ जुड़े हुए लोगों से भी दूरियां बनानी है, टू कंट्रोल एयरबॉर्न डिजीज, खास करके ऐसी बीमारियां जो हवा से फैलती है ना, जैसे कोरोना जैसी बीमारी थी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, मतलब जो जहां पर कई लोगों का खाना बनता है, पब्लिक कैटरिंग जो होते हैं, है ना, जैसे इंदिरा ये रसोई योजना, यहाँ पर ये पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखनी होती है ना, वहां पर भी साफ सफाई जो है वो स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए, अच्छे तरीके की साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं हाँ ठीक है चाल रही है काल जी परात में आटो उसने अभी मैं आज ही ओशन दियो, नहीं परात धोए हुए 5-7 दिन हो गए, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि फूड को देखकर कोई भी पैथोजन अट्रैक्ट होगा। जब वहां पर आटा होगा तो पैथोजन भी होंगे। बोले कि नहीं दिख रहा है कोई भी, अरे दिखने वाले नहीं, ना दिखने वाले पैथोजन है। नेकेड आई से दिखते कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए तो आपको अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तब जाके इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो दिखेंगे, है ना। तो आपको वहां पर हाइजीनिक जो कंडीशन है वो मेंटेन रखनी है। कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स, जैसे कि मस्कीटो जो बीमारी कॉज करते हैं, जैसे मक्खी बीमारी कॉज करती है, वेक्टर है वो, है ना। अभी देखा था हाउस फ्लाई बीमारी को कॉज वेक्टर हो रही थी। फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, ये क्या थे? वेक्टर थे। खुद बीमार नहीं कर रहे लेकिन बीमारी का कारण तो बन रहे हैं, बीमारी को कैरी तो कर रहे हैं, पैथोजन को कैरी कर रहे हैं। तो इनको भी हमें रोकना है, सही है क्या नहीं? अरे बोलो ना। ओके, तो ये कैटरिंग वाले जगह पे ऐसे ही हाथ से यूज कर रहा है ये भाई साहब, है ना। तो आपको साफ सफाई पूरी रखनी है बेटा, पब्लिक हाइजीन का विशेष ध्यान है। कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर्स कैसे किया जाए? तो यहाँ पर जो जो क्रॉस कर रखे हैं वो आपको नहीं करने हैं। देखो पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इकट्ठा होगा पानी तो ये सीधा इनविटेशन होता है पैथोजन के लिए कि आ जाओ और रुको, कॉलोनी बनाओ, बढ़ाओ और फैलो भी। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, जो घर पे कूलर्स हैं, गर्मियों के दिनों में कूलर्स रखते हैं, उनका पानी भी पीरियोडिकली आपको चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं है जिस दिन लगाया था उसके बाद में जिस दिन वापस से रखना था उसी दिन धोया, नहीं, तब तक अंडे दे ही रहे थे मस्कीटोज और हमारे बच्चे बीमार हो ही रहे थे। फिर आप देखो यूज ऑफ मस्कीटोज नेट, मच्छरों से बचना है तो मच्छरदानी का यूज करें, बड़े लेवल पे, छोटे बच्चों के लिए भी है, खरीद ले मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा देखो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है गैम्बूसिया को, गुप्पी का तो नहीं दिया, लेकिन गैम्बूसिया जो फिश है वो मस्कीटो लार्वा को खाती है। गैम्बूसिया एक ऐसी मछली है जो मस्कीटो लार्वा को खाती है। तो आप जहां ठहरा हुआ पानी है, तालाब है, उसके अंदर गैम्बूसिया नाम की फिश को छोड़ दो, तो जो मस्कीटो के लार्वा है उनको वो खा जाएगी, है ना। तो फिर मस्कीटो के बढ़ने के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना है, जहां पर ड्रेनेज है, स्वैम्प्स है, उस जगह पे आप स्प्रे करोगे किसका? इंसेक्टिसाइड का, इंसेक्ट उससे मरेंगे, ये भी आप काम कर सकते हो। घर के जो दरवाजे हैं वो जालीदार बनवाएं, है ना, एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ये होने के बजाय आप ये नेट वाली जो विंडोज है वो लगाओगे तो मस्किटोस जो है वो रुक जाएंगे। खास करके मैंने देखा राजस्थान में तो मैक्सिमम घरों में 2 तरह की विंडोज लगी रहती है ना, एक वो खाली लकड़ी वाली और एक उसमें जाली भी लगा देते हैं। तो दीज प्रोटेक्शन कैन अवॉइड वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, इन सब बीमारियों के जो पैथोजन वेक्टर हैं उनको ये रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें थी जिसमें हमने सिर्फ कुछ टाइप्स ऑफ पैथोजन और उनसे बचा कैसे जाए उनका ही जिक्र किया है। इसके बाद में जो वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है, ये भी कुछ मदद करते हैं हेल्प टू कंट्रोल डिजीज, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टिटेनस है, ये भी आपको कर लेना चाहिए। ड्रग हैं कुछ एंटीबायोटिक्स वो भी मदद कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को हटाने में, ये भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं कर लेते हैं, आप बताओ देखें। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था प्रवेश करती है? नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तो ट्रोफोजोइट्स लिखा है, एक स्पोरोजोइट्स लिखा है, एक फीमेल गेमिटोसाइट्स लिखे हैं और मेल गेमिटोसाइट्स लिखे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? देखो गेमिटोसाइट्स तो कहाँ बनते हैं? ह्यूमन में बनते हैं, है ना। गेमिटोसाइट्स ह्यूमन में बनते हैं तो इन्फेक्शियस स्टेज किसके लिए होगी? वो मस्कीटो के लिए होगी। लेकिन हम मस्कीटो के अंदर सलाइवा के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स, वो हमें प्राप्त होते हैं
तो स्पोरोजोइट्स जो है वो हमारे लिए इन्फेक्शियस स्टेज होना चाहिए। तो यदि आप ये पढ़ के जाते तो नीट 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप राइट कर लेते, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। और देखो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको मिलान करना है तो पहले इसको नहीं देखें, यहां पर मिलान करें। टाइफॉइड, कलर चेंज करता हूं मार्कर का, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी ये होना चाहिए, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी था, यस और नो, फिर फाइलेरियासिस, वोचेरेरिया ये होना चाहिए था, और मलेरिया फिर प्लाज्मोनियम बच गया। अब देखो ए के साथ तीन, ए के साथ तीन कहाँ दिख रहा है बेटा, ए के साथ तीन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। वैसे देखते हैं तो एक से ही आंसर आ सकता था, लेकिन फिर भी हमने अपने नॉलेज को चेक करने के लिए डायरेक्ट ऐसे मैच करवाया, और फिर भी आंसर देख लो अब मैच कर रहे हैं क्या। एक के साथ तो तीन है और दो के साथ चार है, ठीक है, और सी के साथ एक है और डी के साथ दो है, सही है। यदि ये भी किसी न किसी पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन ही होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। मैं अपनी टीम से बात करूंगा कि वो ईयर भी मेंशन करे जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका, ठीक है। फिर देखो 2019 में को पूछा गया क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिस्पॉन्डिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर द टाइफॉइड। टाइफॉइड का कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, और आपको यदि कंफर्म करना है तो टेस्ट कौन सा है। तो टेस्ट आपको याद होना चाहिए, टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट था, टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट था। तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन टेस्ट विडाल टेस्ट देख लोगे तो ये आपका काम हो जाएगा, है ना। और वैसे साल्मोनेला टाइफी होना चाहिए था, तो साल्मोनेला टाइफी और विडाल टेस्ट जहाँ पर है, तो विडाल टेस्ट बेटा दो में दे रखे हैं, एक तो इसमें है और एक इसमें, ए और सी में है, ये कट कर देते हैं, ये कट कर देते हैं। फिर देखो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिखा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तो शायद न्यूमोनिया के लिए था, तो टाइफॉइड के लिए कौन था, तो साल्मोनेला टाइफी। इस बारे में बोलूंगा, कलर भी उन्होंने व्हाइट रख दिया है, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हम इसको भी चेंज करवाएंगे। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, मैंने वैसे बोला है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। पूछा गया है टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन कौन है और कौन सा टेस्ट ये कंफर्म करता है कि उसको टाइफॉइड है। तो मैंने कहा इसका आंसर साल्मोनेला टाइफी तो पैथोजन होना चाहिए, और विडाल टेस्ट कंफर्मेशन टेस्ट होना चाहिए, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो 2019 में यदि आप अपियर होते तो ये क्वेश्चन भी आपका राइट हो जाता। और टेस्ट सिर्फ दो ही दे रखे हैं, विडाल टेस्ट और एलिसा, यही तो बोला था। विडाल किसके लिए, टाइफॉइड के लिए, और एलिसा किसके लिए है, एड्स के लिए। फिर देखो इन विच डिजीज, कौन सी बीमारी में डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। मुझे लग रहा है ये फाइलेरियसिस बीमारी के बारे में बात कर रहा होगा, क्यूलेक्स मस्कीटो के द्वारा इन्फेक्शन जो है हो रहा था। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें मस्कीटो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ऐसी बीमारी में लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी होनी चाहिए थी, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, यस और नो, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट टाइप, वुचेरेरिया मलाई, ये दो बताए थे मैंने पैथोजन। तो एलिफेंटियासिस आंसर सही है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एस्केरियोसिस नहीं है, रिंग वर्म डिजीज नहीं है, अमीबोइसिस नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, एलिफेंटियासिस। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं। ओके, यहां पर चैप्टर का एक जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, जहां पर हम कुछ डिजीज, उनके कॉजिंग फैक्टर्स, सिम्टम्स और उनसे कैसे बचा जाए उनकी बात करते हैं। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमारा बॉडी उससे किस तरह से हमें बचाएगा, वो आ जाता है किसमें, ह्यूमन इम्यूनाइजेशन में। तो वो होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई है, चलो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सन पे डिस्कस करते हैं।